हेलो, नमस्कार, राधे राधे, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी से आप सभी लोग लाइव आएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। अमित, सविता, विपुल, नितिन, हरिओम, श्रुति, अमित, उसके बाद में जशवंत, आशीष, शिल्पी, पंकज, अब्दुल, रोहन, आप सभी को मेरी तरफ से गुड इवनिंग, नमस्ते, राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद तो यही होती है कि आप बहुत अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग लाइव आएंगे, सेशन के साथ जुड़ जाएंगे। और जिनका नाम मैंने नहीं लिया है उन सभी को भी मेरी तरफ से राम राम, हैप्पी न्यू ईयर। प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी को भी मेरी तरफ से और हमारे पूरे RW परिवार की तरफ से हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। इस नव वर्ष में आपका जो रिजोल्यूशन है वो कंप्लीट हो, आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो सब आपको मिले, यही मेरी आपके लिए विशेष है। आप सभी लोग जल्दी जल्दी से लाइव आएं और सेशन के साथ जुड़ जाएं। मेहनत करनी है, नौकरी लेनी है, ये साल आपका खाली नहीं जाना चाहिए, यही प्रण आपको अपना इस साल में लेना है। एनी हाउ, किसी भी तरीके से आपको अपनी जॉब लेनी ही लेनी है। अब आप जानते हैं कि मैं आपको पढ़ा रही थी दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हम पढ़ रहे थे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियान मैंने आपको बताए थे, और लास्ट क्लास में उसने जो कार्य किए हैं उनके बारे में भी मैंने डिस्कस आपसे किया था। और मैंने आपको यह भी बताया था कि इसके कार्य जो हैं हम आगे की क्लास में फिनिश करेंगे। मैंने कुछ कार्य आपको बताए थे कि इसने एकता सिस्टम को खत्म करके नकद वेतन देना शुरू किया था। इसने क्या किया था? मार्केट कंट्रोल पॉलिसी को अपनाया था, बाजार नियंत्रण प्रणाली को इसने अपनाया था। क्यों? ताकि जो महंगाई है उसको वो कंट्रोल में कर सके, और उसने वस्तुओं की कीमत को निर्धारित कर दिया था। घोड़ा दागने की प्रथा इसने शुरू की थी, साथ साथ सैनिकों का हुलिया लिखवाने की प्रथा भी इसने शुरू की थी। ये सारी चीजें मैंने कल की क्लास में आपको रिवाइज करवाई थी, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, और इसके हम पढ़ रहे थे कार्य। क्या पढ़ रहे थे बेटा? मैम, हम इसके कार्य पढ़ रहे थे, यानी कि फंक्शंस। हम इसके कार्य पढ़ रहे थे, यानी कि फंक्शंस। और जब हम इसके कार्य यानी कि फंक्शंस के बारे में बात करते हैं तो आगे की तरफ हम यहाँ पे देखते हैं कि इसने और क्या क्या काम किए थे। प्यारे बच्चे, इसने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम स्टार्ट किया था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जिसमें ये क्या करता था, जैसे आज के समय पे सरकार आपको राशन देती है, ऐसे ही कुछ व्यवस्था इसने भी शुरू की थी, ठीक है। घोड़ा दागना मैंने कल बताया था, कृष्णा जाकर कल की क्लास देखेंगे, रेगुलर क्लासेस किया करो, ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चे इसने क्या किया था, भूमि माप करवाना शुरू किया था, और भूमि माप के लिए इसने क्या शुरू किया था, विस्वा की शुरुआत की थी। विस्वा एक पद्धति होती थी, एक मेथड होता था लैंड मेजरमेंट के लिए, भूमि के लिए। तो भूमि माप के लिए विस्वा की शुरुआत, ठीक है, एक मेथड था लैंड मेजरमेंट के लिए। किसके लिए? भूमि की माप के लिए मैम एक पद्धति होती थी विस्वा, जिसकी शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ये आपको ध्यान रखना है। इसने क्या किया कि जो कॉइन्स होते थे, सिक्के, सिक्कों पर तारीख लिखवाना शुरू किया कि कौन सा सिक्का किस डेट को बना है। तारीख लिखवाना शुरू किया कि कौन सा सिक्का किस डेट को बनाया गया है, ठीक है, तारीख लिखवाना शुरू किया। उसके अलावा प्यारे बच्चे, इसने जो शराब होती थी और जितने भी मादक पदार्थ थे, शराब और मादक पदार्थ जो आपकी हेल्थ को खराब कर सकते हैं, इन पर लगा दी थी इसने रोक, इन पर प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। जबकि ये खुद बहुत शराब पीता था, लेकिन इसने बाकी लोगों के लिए क्या कर दिया था? तो आप कहेंगे कि मैम यहां पर बाकी लोगों के लिए इसने रोक लगा दी थी। ये आपको ध्यान रखना है। पवन बेटा, मैंने अभी बताया कि विस्वा एक पद्धति हुआ करती थी, एक मेथड हुआ करता था, जिसके द्वारा अलाउद्दीन खिलजी भूमि की माप करवाता था, ठीक है। तो लैंड मेजरमेंट की एक मेथड, एक पद्धति थी विस्वा। आगे अगर हम बात करते हैं तो इसने
3 प्रमुख कर लगाए थे, 3 मेन टैक्स, 3 प्रमुख कर। और वो कौन कौन से थे? एक होता था खराज। खराज बेटा इसको कहते थे भू राजस्व, यानी लैंड रेवेन्यू टैक्स, जो कितना होता था? उत्पादन का 50%, जितना प्रोडक्शन होता था उसका 50% कह लीजिए या 1/2 कह लीजिए, एक ही बात है। तो खराज कर मतलब कैसा कर होता था? तो मैम खराज कर, ओके 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 ओके, मैं चेक करती हूं, प्लीज वेट 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 वेट। अभी चेक कीजिए बेटा, अभी चेक कीजिए प्लीज। अभी चेक कीजिए, ऑल इज ओके। अभी बताइए फटाफट, मैंने रिफ्रेश किया है क्लास को। ऑल इज ओके। अगर अब नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट वाईफाई चेंज कर दूंगी, ठीक है? अभी चेक कीजिए पहले फटाफट। अभी मुझे बताइए, अभी भी अटक रही है? अभी भी अटक रही है? अभी ठीक है? ठीक है। अगर अगेन प्रॉब्लम होगी तो फिर हम वाईफाई चेंज कर लेंगे, ठीक है? चलो, तो 3 कर में पहला कर कौन सा था मैम? खराज। और जो खराज कर हुआ करता था इसको हम क्या कहते हैं सिंपल भाषा में? भू राजस्व, लैंड रेवेन्यू टैक्स, जो कितना होता था मैम? प्रोडक्शन का 50% ये लेता था। एक लगाता था बेटा जी ये खुम्सकर। अब मैम ये खुम्सकर क्या होता है? तो खुम्सकर होता है बेटा जी लुटेरों पर कर, लुटेरों पर कर। अब मैम ये लुटेरे कौन होते हैं? और लुटेरे तो मैम एक तरीके से डाकू होते हैं। अब ठीक है ना, चलो पढ़ लो फिर। तो लुटेरों पर कर कितना होता था? तो मैम लूट की धन का 4.5%। जो लूट का धन होता था, लूट का धन, उसका 4/5। अब ध्यान से सुनो, इसका क्या मतलब है मैम? इसका मतलब बेटा ये है कि अगर हम यहां पर बात करते हैं तो आपसे ये कहना चाह रहा है कि जैसे मान लीजिए अलाउद्दीन खिलजी है, तो जहां तक उसका साम्राज्य था वहां तक तो भाई कोई लूटपाट नहीं करनी। अगर लूटपाट करी, अगर लूटपाट करी तो क्या होगा? तो फिर वो आपको सजा देगा। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी के क्षेत्र में नहीं आते, जो दूसरे शासकों के क्षेत्र हैं, अगर वहां पर लोग लूट करते थे तो कहता था कि जो लूट के लाओगे उसमें मेरा भी हिस्सा होगा। तो एक तरीके से चोरी का माल, और उसमें भी उसका हिस्सा होता था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। कितना मैम? जितना लुटेरे धन लूट कर लाते थे उस लूट का 4.5%, ठीक है? 4/5%। उसके बाद बेटा एक कर होता था जजिया कर, जजिया टैक्स। तो आपको पता है किस पे लगता था मैम? गैर मुसलमानों पर, मतलब एक तरीके से हिंदुओं पर लगने वाला कर। इसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, है ना, कि भाई जजिया टैक्स क्या होता है। और इसने 2 नए कर लगाए थे, 2 नए कर। कौन सा? एक तो इसने लगाया हाउस टैक्स, मकान कर, ठीक है? हाउस टैक्स कहते हैं इसको। और एक इसने लगाया चराई कर। चराई का मतलब क्या होता है मैम? बेटा जो पशु चरते हैं घास को, तो इसने कहा कि भाई जिसके पास पशु हैं और जो चरने के लिए जाते हैं जिस जगह पर, ठीक है, जो चरने के लिए जाते हैं पशु, वो जगह किसकी है? मेरी है। तो उस पे जिसके पशु चरेंगे उनको टैक्स देना होगा। तो चराई कर भी इसने लगाया था। किसने लगाया था बेटा? आप कहोगे कि मैम उसी ने लगाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। अब इससे ना कुछ डिपार्टमेंट्स पूछे जाते हैं। इसने कुछ डिपार्टमेंट बनाए थे, कुछ विभाग बनाए थे।
तो वो जो इंपॉर्टेंट विभाग हैं केवल हम वही लिखेंगे, सारे नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करती हूं तो नेक्स्ट आप हेडिंग क्या देंगे कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो विभाग बनाए थे, जो डिपार्टमेंट्स बनाए थे, उनके बारे में। डिपार्टमेंट्स, विभाग। तो अगर हम इसके बारे में प्यारे बच्चे बात करते हैं तो आप लिखेंगे दीवान ए विजारत। दीवान ए विजारत, ये मैम कौन सा डिपार्टमेंट होता था? फाइनेंस डिपार्टमेंट। इसने बनाया था वित्त विभाग। और ये सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं कि दीवान ए विजारत किसको कहा जाता है? तो वित्त विभाग को। ठीक है, किसे कहा जाता है मैम? वित्त विभाग को। एक बनाया था दीवान ए आरिज, सैन्य विभाग, मिलिट्री डिपार्टमेंट। मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ी सेना दिल्ली सल्तनत में इसी के पास थी, और स्थायी सेना रखी इसने, परमानेंट मिलिट्री रखी, यह भी आपको ध्यान रखना है। सैन्य विभाग। उसके बाद में दीवान ए रसालत, दीवान ए रसालत। ठीक है, इसे कहते थे फॉरेन डिपार्टमेंट, विदेश विभाग। दीवान ए रसालत मैम विदेश विभाग। दीवान ए रियासत, ये होता था बाजार नियंत्रण विभाग। बाजार नियंत्रण विभाग, मार्केट कंट्रोल करने के लिए इसने एक डिपार्टमेंट बनाया था। और एक होता था बेटा जी शहना ए मंडी, शहना ए मंडी, और ये होता था मंडियों का प्रमुख। जैसे सब्जी मंडी होती है, अनाज की मंडी होती है, तो उनका जो हेड होता था उसको इसने बोला शहना ए मंडी। तो ये इसने डिपार्टमेंट्स बनाए थे, ये इसने विभाग बनाए थे। ठीक है, एक होता था बेटा बरीद। बरीद कौन होता था? गुप्तचर। एक होता था बरीद, एक गुप्तचर, और एक होता था नाजिर। इसे कहते थे मापतोल का अधिकारी। जो मेजरमेंट ऑफिसर होता था, मापतोल रखता था चीजों की। अब मैम ये गुप्तचर कौन होते हैं? बेटा गुप्तचर उन लोगों को कहते हैं जो राजा के लिए या शासक के लिए छुपकर काम करते हैं, जो ये पता लगाते हैं कि राजा के खिलाफ या शासक के खिलाफ कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं हो रही। ठीक है, कोई प्लानिंग प्लॉटिंग तो नहीं हो रही, या राजा के खिलाफ या शासक के खिलाफ कोई जो है षड्यंत्र तो नहीं रच रहा। तो ये गुप्तचर, गुप्त मतलब जैसे गुप्त तरीके से काम करना, यानी राजा को ये सूचना देते थे अगर राजा या शासक के खिलाफ कोई भी प्लानिंग प्लॉटिंग होती थी तब। ठीक है, तो इसे कहते हैं गुप्तचर। कोई भी क्रॉस क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। सिंपल भाषा लिखी हुई है, और उन्हें उस टाइम पे क्या कहते थे ये भी मैंने लिखा हुआ है। यहां तक की चीजें आपको अगर समझ आई हो तो थम्स अप करें। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण कार्य, इसने क्या क्या बनवाया था? तो देखो, अगर मैं आपसे बात करती हूं, सीरी का किला इसने बनवाया था। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। सीरी का किला बनाया गया था। हजार खंबा महल, हजार खंबा महल इसने बनवाया था। जमैयत खाना मस्जिद, जमैयत खाना मस्जिद,
का निर्माण इसी के समय खिज्र खां ने करवाया। इसी के समय खिज्र खां, बताइए बेटा कौन था? खिज्र खां कौन था? आपसे मेरा प्रश्न है। खिज्र खां ने करवाया कौन सी मस्जिद का निर्माण? तो आप कह सकते हो मैम जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण। जमैयत खाना मस्जिद का निर्माण। ठीक है, एक किसने बनवाया था? आपसे मैंने पूछा खिज्र खां कौन था। बहुत बढ़िया मैम, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा। जब इसने चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था और उस पर विजय हासिल की थी तो इसने चित्तौड़गढ़ का नाम खिजराबाद कर दिया था। किसके नाम पर? अपने बेटे खिज्र खां के नाम पर। ये मैंने आपको बताया था। वेरी गुड मैम, अलाउद्दीन खिलजी का बेटा था। आगे इसके निर्माण कार्य में प्यारे बच्चे एक बहुत पूछा जाता है मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, अलाई दरवाजे का निर्माण। अलाई दरवाजे का निर्माण ये अलाउद्दीन खिलजी ने खुद करवाया था। और पता है ये अलाई दरवाजा क्या है? कुव्वत उल इस्लाम, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी दरवाजा। बताइए कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? दक्षिणी दरवाजा। साउथ की तरफ जो गेट है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का उसे कहते हैं अलाई दरवाजा। और एक किसने बनवाया था? हौज ए खास, या तो इसे कह लो हौज ए खास या कहते हैं हौज ए अलाई। ये इसके निर्माण कार्य थे बच्चों। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनवाई थी? मैंने आपको बताया था। तो आपसे मेरा प्रश्न है कि कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु बताओ कब होगी? कब तक का टेन्योर बताया था मैंने इसका? वेरी गुड मैम, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। बहुत बढ़िया, कुतुबुद्दीन ऐबक 1316 ईस्वी या मैम एडी अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई थी। अलाउद्दीन खिलजी मर गया था। ठीक है, अब हमारा मैम ये क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद में शासक कौन बना था, हम ये पूछना चाहते हैं। तो प्यारे प्यारे से बच्चों, अलाउद्दीन खिलजी चाहता था कि पहले जब उसने चित्तौड़गढ़ का अभियान किया था तो अपने बेटे खिज्र खां को बोला था कि ये मेरे बाद शासक बनेगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को जब उसका मृत्यु हुई तो उसको बीमारी हो गई थी, जलोदर रोग हो गया था, जिसकी वजह से वो अपनी मेमोरी, मतलब उसकी मेमोरी कहा जाता है लॉस हो गई थी, भूलने लगा था चीजों को। और इस चीज का फायदा पता है किसने उठाया? मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर ने इसके बेटों को मरवाया। कहा जाता है एक बेटे की तो आंखें इसने निकलवा दी थी अलाउद्दीन खिलजी के। किसने? मलिक काफूर ने। तो मैं आपको बेटा ये बता दूं कि अलाउद्दीन खिलजी के बाद, अलाउद्दीन खिलजी के बाद मलिक काफूर कौन था? बताओ मलिक काफूर। मलिक काफूर 36 दिनों तक शासक बना। केवल कितने दिनों तक? केवल 36 दिनों तक। ठीक है,
और इसकी हत्या किसने करवा दी? 36 दिनों तक बना, ठीक है। ये कोशिश कर रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने भी बेटे हैं उन सबको मैं मरवा दूं, लेकिन इस मलिक काफूर की हत्या, अलाउद्दीन खिलजी का एक बेटा था मुबारक शाह खिलजी, एक मिनट कहीं पे मक्खी बैठी है, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी ने करवा दी। ये कौन है मैम? मुबारक शाह खिलजी तो अलाउद्दीन खिलजी का ही बेटा है। इसने मलिक काफूर को मरवा दिया। बहुत बढ़िया मैम, इसे खरीदा गया था, ये एक गुलाम था, इसे 1000 दिनारी कहते हैं, और ये दक्षिण अभियान के लिए अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा अपॉइंट किया गया था, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी ने किसको मरवाया? मलिक काफूर को। मलिक काफूर तो ये चाह रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी के जितने बेटे हैं मैं सबको मार दूं, लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने होशियारी से काम लिया और इस मलिक काफूर को ही मरवा दिया, ठीक है बच्चे। तो अब हमारा जो अगला रूलर होगा वो कौन होगा? अगला रूलर होगा मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320। कौन था ये? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र, सन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था, ठीक है। और इसकी हत्या किसने करवाई थी? इसकी हत्या प्यारे बच्चे मुबारक हसन ने करवाई थी, मुबारक हसन ने करवाई। अब मैम ये मुबारक हसन कौन है? मैं बता देती हूं बेटा। मुबारक हसन एक व्यक्ति था, मतलब एक आदमी था, ध्यान से सुनना। अब ये मुबारक शाह खिलजी क्या करता? इस मुबारक हसन को बहुत पसंद करता था। कहा जाता है कि इसे कभी ये किस कर देता, कभी इसे अपनी बाहों में भर लेता, कभी अपनी गोदी में उठा लेता। ये बड़ा परेशान, इसने कई बार कहा, भैया तुम ऐसा क्यों करते हो, लेकिन मुबारक शाह खिलजी तो इसे प्यार करता था। कौन था ये? मुबारक हसन, मुबारक शाह खिलजी का प्रेमी। ये इतना तंग आ गया, इतना तंग आ गया कि इसने इसको मरवा दिया, ठीक है। तो मुबारक शाह खिलजी का कारण, मृत्यु का कारण कौन बना? मुबारक हसन, जिसे ये बहुत प्यार करता था। तो आप क्या यहां तक सहमत हैं? जल्दी से बताइए, है ना, हंसी आने लगती है तुरंत ऐसी बातें सुन के तो तुम्हें, ठीक है। इस मुबारक हसन का एक और नाम था, इसे खुसरो खां भी कहा जाता है। मुबारक हसन भी कह सकते हो और इसे खुसरो खां भी कहते हैं बेटा। खुसरो खां के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इसने इसको मरवा दिया कि भैया ऐसे तो तू मानेगा नहीं, ठीक है। अब ये इसके बाद फिर जाहिर सी बात है शासक कौन बनेगा? तो इसके बाद में हम जाहिर सी बात है एक नोट कर सकते हैं कि इसके बाद शासक यहां पे मुबारक हसन आ गया, और बेटा इसकी हत्या करवा दी गयासुद्दीन तुगलक ने। हत्या किसने की? गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। इसे मुबारक हसन कह लो या खुसरो खां कह लो, एक ही बात है। तो मैम ये कितने महीने गद्दी पर बैठा ये मुबारक हसन? केवल 4.5 महीने, 4.5 माह गद्दी पर बैठा, और इसकी हत्या गयासुद्दीन तुगलक ने कर दी। यानी ये कौन था? खिलजी वंश का अंतिम शासक, खिलजी वंश का अंतिम शासक, और इसको मार दिया गयासुद्दीन तुगलक ने, यानी GST। तो अब आपका अगला वंश क्या होगा? मैम तुगलक वंश। वाह, प्यार करते करते ब्रबदा है मरवा दिया। ये कैसा प्यार? वो थोड़ी करता था, वो जबरदस्ती उसके पीछे पड़ा था। एक मिनट रुकना,
तो बेटा नेक्स्ट आपका जो मतलब डायनेस्टी है, नेक्स्ट वंश जो है वो कौन होगा? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक है तो मतलब तुगलक वंश। तो नेक्स्ट डायनेस्टी लिखिएगा तुगलक वंश, तुगलक डायनेस्टी। तेरह सौ 1414 एडी, 1320 से 1414 एडी, तुगलक डायनेस्टी। अब देखो ध्यान से, अगर मैं इसकी बात करती हूं तो इस वंश का अगर हम बोलें संस्थापक कौन है? ठीक है, अब आगे देखो यहां पर गयासुद्दीन तुगलक की अगर हम बात करते हैं तो गयासुद्दीन तुगलक ही कौन है इस वंश का संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। और बेटा इसको हम शॉर्ट में कहते हैं जीएसटी, गयासुद्दीन तुगलक इस वंश का संस्थापक है। हाँ बेटा, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। और गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन काल है, इसका जो टाइम पीरियड है तुगलक डायनेस्टी में 1320 से और 1325, 1320 से 1325 गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल है। ठीक है, नेक्स्ट लिखना है इसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट चीज है वही लिखेंगे। इसने क्या किया था, गयासुद्दीन तुगलक ने एक उपाधि ली थी गाजी, गाजी। और ये उपाधि इसने बेटा जी 29 मंगोल आक्रमणों, 29 मंगोल आक्रमणों पर विजय हासिल करके ली थी, पर विजय हासिल करके। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि नहरों का निर्माण करवाया, नहरों का निर्माण कराने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान था, सल्तनत का पहला सुल्तान था। ठीक है, इससे पहले आपने इतने सुल्तान पढ़े लेकिन किसी ने भी नहरों का निर्माण नहीं करवाया, लेकिन यह क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे वरुण, ऐसा नहीं करना है बेटा, पूरी क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो नहरों का निर्माण कराने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक यही था। तो आप यहां पे ओके, आप यहां पे ये चीज ध्यान रखेंगे। ये लीजिए, ठीक कर दिया। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इसके बारे में लिखना कि इसने क्या किया था। तुगलकाबाद नगर की स्थापना, तुगलकाबाद नगर की स्थापना की थी। और ये पूरा नगर इसने बनवाया था रोमन शैली में, रोमन शैली में। और बेटा इस नगर के अंदर इसने एक फोर्ट बनवाया था, फोर्ट यानी कि किला, और वो बनवाया था 56 कोट दुर्ग, 56 कोट दुर्ग।
इसी नगर के अंदर बनवाया, इसी नगर के अंदर बनवाया। ठीक है, तुगलकाबाद नगर किसने बसाया? गयासुद्दीन तुगलक ने। किस शैली में? रोमन शैली में। इसके अंदर कौन से दुर्ग का नाम निर्माण करवाया? तो 56 कोट दुर्ग का निर्माण करवाया था। क्लियर है बेटा? क्लियर? अब देखिए, ये सब इसके समय पर हुआ। अब देखो, जो यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि भाई इसकी मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि इसकी मृत्यु का बड़ा सस्पेंस है। अगर मैं आपसे बोलूं लिखना, बंगाल अभियान से, अभी कहानी सुनाऊंगी, ध्यान से सुनेंगे फिर आप। बंगाल अभियान से लौटने के पश्चात, लौटने के पश्चात 1325 में लकड़ी के महल में, लकड़ी के महल में दबकर इसकी मृत्यु हो गई, दबकर इसकी मृत्यु हो गई। और ये जो लकड़ी का महल है इसका निर्माण इसके बेटे, इसके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम एमबीटी कहते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी ने करवाया था। ठीक है, करवाया था। अभी आपने केवल लिखने का काम किया, अब मैं आपको समझाने का भी काम करती हूं कि आखिर कैसे ये दबाव और बंगाल अभियान कब हुआ था। देखो, 1325 में इसके समय पर जब ये शासन कर रहा था तो बंगाल में विद्रोह हो गया। अब ये विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बंगाल गया। ठीक है, इसने उस अभियान को सफल, मतलब एक तरीके से जो विद्रोह हुआ था उसको दबा भी दिया। जब ये बंगाल से वापस आया तो इसके बेटे ने इसके लिए लकड़ी का महल बनवाया था। इसके बेटे का नाम है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जूना खां के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जूना खां के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको मैं बता दूं कि इसके बेटे ने ये लकड़ी का महल इसको गिफ्ट किया, है ना। तो यहां पे इसने क्या किया कि इस महल में कहा जाता है बहुत बड़ी संख्या में इसने हाथी घुसा दिए और उन हाथियों की दौड़ करवाने लग गया ये। उपेंद्र बेटा जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या लिखा है। नहरों का निर्माण कराने वाला पहला सुल्तान। मैंने ये बिल्कुल नहीं लिखा कि सर्वाधिक नहरों का निर्माण इसने करवाया था। पहले ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ो। सबसे ज्यादा नहर फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है, लेकिन नहरों का निर्माण कराने की शुरुआत जो की थी वो इसी ने की थी। आप ध्यान से पढ़ोगे तो समझ आएगा, है ना। तो अब जब ये वापस आया तो इसने क्या किया, महल के अंदर हाथियों को घुसा दिया और उन हाथियों की दौड़ करवाने लगा। अब भैया लकड़ी का महल है तो उनके जो उनका वजन था हाथियों का, महल झेल नहीं पाया और उसके गिरने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इसकी मृत्यु क्यों कब हुई थी, बंगाल अभियान से लौटने के पश्चात। बंगाल अभियान पर ये कब गया था, तो 1325 में ही गया था, उसको इसने दबा भी दिया था। ठीक है, तो ये इसकी मृत्यु का कारण था। जी मैं साइड हो गई हूं, लिख लो आप। जीएसटी का मतलब गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो अब आप यहां पे समझ गए होंगे कि ये तो मर गया, अब इसके बाद शासक कौन बनेगा, एमबीटी मोहम्मद बिन तुगलक बनेगा मैम।
मोहम्मद बिन तुगलक। MBT। कौन है ये मैम? ये आपका गयासुद्दीन तुगलक का बेटा है, मोहम्मद बिन तुगलक। कब से कब तक शासन रहेगा? 1325 से और 1351 एडी कह लो या ईस्वी कह लो। और जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो ये कौन है? गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र। ठीक है। इसका बचपन का नाम मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन। मलिक फखरुद्दीन। और इसका एक टाइटल था जो बहुत फेमस है, उपाधि जूना खां। आपको पता है इसी नाम से भी इसको जाना जाता है, जूना खां। सल्तनत का सबसे शिक्षित और विद्वान शासक। सबसे शिक्षित और विद्वान शासक। लेकिन उसके बाद भी इसको क्या कहते हैं? उसके बाद भी इसको कहते हैं पागल, रक्त पिपासु, स्वप्नशील। ये सब इसको कहा जाता था। क्यों मैम? ये तो मोस्ट एजुकेटेड है, बहुत विद्वान आप इसको बता रही हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैम अगर हम यहां पे बात करते हैं कि ये शिक्षित था, विद्वान था, और ये क्या करता था बेचारा? अच्छा सोचता था, लेकिन इसकी प्रॉब्लम ये थी कि ये समय के हिसाब से बहुत आगे की सोचता था, और ये जो भी करने जाता उल्टा हो जाता। लोग इसे फिर गाली देते कि ये पागल है, ये सपने देखता है, स्वप्नशील है, ये जब से शासक बना इसने हमारा खून पी लिया है। जैसे आपके घर में आप अपने मम्मी पापा को जब बहुत ज्यादा तंग करते हो तो वो क्या स्टेटमेंट देते हैं? खून पी रखा है इन बच्चों ने। अब उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सच में जाकर उनका खून पी लेते हो, तो ये एक वर्ड बोला जाता है। तो लोगों ने, जनता ने इसको ये नाम दिए। क्यों? क्योंकि ये जो भी काम करता बेचारा फेल हो जाता। करता अच्छे के लिए था लेकिन हो इसके साथ गलत जाता। अब मैम मोस्ट एजुकेटेड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इसने बहुत सारी किताबों को पढ़ा हुआ था, बहुत सारी किताबें इसने पढ़ी हुई थी, काफी इंटेलिजेंट था। लेकिन कहते हैं ना कि ये जब भी कोई काम करने जाता इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती और लोग इससे और नाराज हो जाते। तो लोग इसे पागल कहने लगे, रक्त पिपासु कहने लगे, स्वप्नशील कहने लगे कि तो सपने देखता रहता है। जैसे कई बार हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं तो लोग क्या कहते हैं? अरे इतने बड़े बड़े सपने मत देखो, जमीन पे आ जाओ। तो ये आपको ध्यान रखना है। दिल्ली सल्तनत में सब मुस्लिम शासक थे? जी हां, दिल्ली सल्तनत में सब मुस्लिम शासक थे। ठीक है। तो अब आपको मैं बताऊंगी कि देखो क्यों इसको लोगों ने पागल कहा। बेचारा करने जाता था, कर्म हो जाता था कांड। वो वाली चीज हो रही थी कि कर्म करने जाता था और कांड हो जाता था। तो अब देखो मैं आपको बताऊंगी कैसे। देखो ये सारे नाम इसको प्यारे बच्चे किसने दिए थे? आप कहोगे कि मैम ये सारे के सारे नाम दिए थे इसको, कह सकते हैं जनता ने, लोगों ने इसको कहा था। अब देखो यहां पे इसने क्या किए थे? इसके प्रयोग, इसने कुछ प्रयोग किए। इसके प्रयोग, सबसे पहला प्रयोग इसने क्या किया? राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, कैपिटल को शिफ्ट किया इसने। अभी रीजन भी बताऊंगी। दिल्ली से दौलताबाद, कहां ले गया था ये? दिल्ली से दौलताबाद, जिसे आप देवगिरी भी कहते हो, जिसे आप क्या कहते हो? देवगिरी। और ये कहां पड़ता है बेटा जी? महाराष्ट्र। अब मैम इसने राजधानी शिफ्ट क्यों की थी? आखिर क्या कारण था कि इसे राजधानी परिवर्तन करना पड़ा? तो मैं आपको बता दूं कि जब ये यहां पर अगर हम बात करते हैं
कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है, जब इसने राजधानी परिवर्तन किया तो उसका कारण ये था, ओहो, राजधानी परिवर्तन, लो भाई लिख दिया ठीक से, ठीक है। और ये इसने कब किया था राजधानी परिवर्तन? तो 1327 से 1328 के बीच में। अब बेचारे ने किया, क्यों किया मैम ये बताओ। देखो कुछ लोग तो ये कहते हैं कि इसको लोग क्या करते थे, गालियां लिखते थे, एब्यूज करते थे, ठीक है। तो आप कहोगे यहाँ पे कि गालियां देते हुए कहा जाता था कि ये इतना तंग हो चुका था, इतना तंग हो चुका था कि इसने कहा कि अब मैं यहां नहीं रहूंगा। कहते हैं कि इसको मतलब दूसरे नामों से लिख देते थे लेटर, इसको पागल कहते, इसको गालियां देते, तरह तरह की एक्टिविटीज या लोग करते। ये बड़ा तंग आ गया, इसने कहा कि अब मैं लोग को मजा चखाऊंगा। इसने कहा तुरंत चलो बक्से पैक करो। बक्से पैक करके दिल्ली से कह रहा है कि चलो बक्से उठाओ और दौलताबाद चलो। लोग चल दिए भैया। कहा जाता है प्यारे बच्चे कि इसने किसी को भी मतलब वहां रहने नहीं दिया। कहा जाता है एक व्यक्ति ऐसा था जिसके पैर नहीं थे तो उसको घसीटवा के इसने मतलब शिफ्ट करवाया। अब इसने ये कर दिया। अब जैसे ही यहां पहुंचे, यहां पे प्लेग फैल गया। प्लेग क्या है मैम? बीमारी है। और प्लेग जब फैला तो उसमें क्या हुआ, लोग मरने लगे। लोगों ने से फिर गाली बकनी शुरू कर दी। अब कहने लगा कि फिर से अब चलो फिर से दिल्ली चलते हैं। तो इसने क्या किया कि भाई शिफ्ट किया, उसके बाद वापस इसे वही काम करना पड़ा। तो लोगों ने इसे क्या कह दिया, पागल है, उल्टे सीधे काम करता है। तो ये कारण था, पहला कारण इसने किया। और प्यारे बच्चे यहां पे हम क्या कह सकते हैं, यहां पे हम कह सकते हैं कि मैम यहां पे इसने ये चीज की दिया। और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि मंगोल आक्रमण बार बार हो रहा था इसलिए इसने शिफ्ट किया था। अब वजह चाहे जो भी रही हो, इतिहासकारों की अपनी अपनी वजह कि कुछ लोग इसे गालियां देते थे, कुछ लोगों ने कहा कोई मंगोल आक्रमण बार बार हो रहा था इसीलिए यहां पे ये सारी चीजें हो रही थी। तो अब यहां पे जैसे इसने किया तो ये क्या हो गया, आप कहोगे कि मैम ये विफल हो गया, फेल हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे भैया बेचारे की किस्मत खराब, करा अच्छे के लिए था, लेकिन फिर उसके बाद में यहां पे क्या हो गया, इसका ये जो है परिवर्तन फेल हो गया। फिर इसने चलाई सांकेतिक मुद्रा, जिसे कहते हैं टोकन करेंसी। सांकेतिक मुद्रा जिसे कहते हैं टोकन करेंसी। अब देखो यहां पे इसने क्यों चलाई थी, क्या कारण था चलाई थी? 1329 से 1330, 1329 से 1330। कारण क्या था? देखो कारण क्या था, कारण यह था प्यारे बच्चे कि अगर हम यहां पे बात करते हैं तो इसने कहा कि जो टंका है, टंका क्या थी बेटा जी? चांदी की मुद्रा जो इल्तुतमिश ने चलाई थी। तो इसके समय पे क्या हो गई, चांदी की कमी। तो इसने कहा कि भाई मुद्रा तो बंद नहीं हो सकती, तो टंका चांदी की मुद्रा की जगह, जीतल, जीतल मतलब तांबे की मुद्रा, इसका इसने क्या शुरू किया, का प्रयोग। क्यों किया मैम? क्योंकि इसके समय पर चांदी की बहुत कमी हो गई। तो इसने सोचा कि भाई हम करेंसी तो बंद नहीं कर सकते, मुद्रा तो बंद नहीं कर सकते। तो इसने क्या किया कि कहा कि अगर आपके पास चांदी की मुद्रा है और अगर आपके पास तांबे की मुद्रा है तो इन दोनों का जो मूल्य होगा, इन दोनों की जो प्राइस वैल्यू होगी वो इक्वल होगी, वो बराबर होगी। अब यहां पे लोगों ने क्या शुरू किया, अच्छा बराबर होगी, तो लोगों ने चांदी की मुद्रा इकट्ठी करनी शुरू कर दी, चांदी के कॉइन्स इकट्ठे करने शुरू कर दिए, उनका चलन ही बंद कर दिया लोगों ने, उन्हें इकट्ठा कर लिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि घरों में टकसाल खोल दिए। मैम टकसाल क्या होते हैं? टकसाल बेटा एक ऐसी जगह होती है जहां पर सिक्कों की ढलाई मतलब सिक्के बनाए जाते हैं, ठीक है। सिक्कों की ढलाई मतलब जहां पर सिक्के बनाए जाते हैं।
तो अब इसने क्या किया मैम, इसने जो है यहां पर जब ये काम किया तो लोगों ने घर घर टकसाल बना दिए और खूब सारे नकली सिक्के बनाने शुरू कर दिए। और इतना दुखी हो गया ये, इतना दुखी हो गया कि इसका ये प्लान भी फेल हो गया। तो करा किसके लिए था? अच्छे के लिए। लेकिन हो क्या गया बेचारे के साथ? मैम बुरा हो गया। ठीक है, क्योंकि चांदी की कमी थी तो उसने कहा भाई चांदी की कमी है तो तांबे का बना देते हैं। लोगों ने घरों में टकसाल लगा दिए, खूब बड़ी मात्रा में सिक्के छाप दिए, तो ये भी फेल हो गया। अब समझ रहे हो आप समझ रहे हो कि यहां पे क्यों इसे क्यों कहते हैं पागल, क्यों कहते हैं इसे खून रक्त पिपासु। अब फिर उसके बाद इसने किया खुरासान अभियान। अब ये क्यों किया था ये भी मैं बताती हूं। खुरासान अभियान, खुरासान अभियान 1330 से 1331, 1330 से 1331। और इसमें इसने क्या किया? इराक को जीतने का प्रयास, इराक को जीतने का प्रयास। क्यों मैम, इसको यह करने की क्या जरूरत थी? अब देखो बताती हूं। इसको आपको पता है कि मंगोल आक्रमण हो रहा था, है ना, और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसी वजह से राजधानी परिवर्तन भी इसने किया था। तो यहां पे इराक को क्यों जीतना चाहता था? इसने सोचा कि मंगोल वहां से आक्रमण करते हैं, अगर मैं उस जगह को ही जीत लूंगा तो मंगोल आक्रमण होगा ही नहीं। और इसके लिए इसने एक मीडिएटर से बात की, इसके लिए इसने एक मध्यस्थ को रखा अपने बीच में और उससे कहा जितना पैसा खर्च हो मैं तुम्हारे मतलब मैं खर्च करने को तैयार हूं। मीडिएटर कह रहा ठीक है भाई। अब इसने खूब पैसा किया, खूब पैसा खर्च किया, लेकिन हुआ क्या कि जो मीडिएटर था वही मर गया। और जब मीडिएटर मर गया तो बेटा जी ये भी विफल हो गया और इसका पैसा भी, इसने कहा जाता है पूरा पैसा बर्बाद कर दिया इसके पीछे। फिर से कांड हो गया तो ये भी विफल हुआ। ये भी क्या हो गया बेटा जी? विफल हो गया। क्यों मैम? क्योंकि मीडिएटर ही मर गया जो यहां पे काम कर रहा था, जो यहां पे मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा था इसको जीतने में। ठीक है, उसके बाद इसने कराचिल अभियान किया और ये अभियान चला 1333 से 1337। 1333 से और 1337 ये कराचिल अभियान इसने किया। और इसमें इसने क्या किया? चीन को विजित करना चाहा। इसमें क्या जीतना चाहता था मैम? ये चीन को जीतना चाहता था, चीन को विजित। अब इसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जाओ चीन को जीत कर लाओ और वहां जितनी सुंदर लड़कियां हैं सबको उठाकर लाना। लेकिन यह भी विफल हो जाएगा क्योंकि इसके सैनिकों ने क्या सोचा कि चलो और भी आगे चल पड़ते हैं। कहा जाता है बड़ी संख्या में सेना गई थी और 2-3 सैनिक बचे, ये भी फेल हो गया, है ना। तो आप देख रहे हो जितना काम कर रहा है सब फेल, सब विफल। अब तो जनता इतनी भर गई थी कि कहती थी कि कब मरेगा ये। लेकिन आपको मैं ये भी बता दूं बेटा कि ये बहुत ही विद्वान शासक था और इसने अपने शासन में जो आपके माली होते हैं, रसोइया होते हैं, ठीक है, उनको भी इसने योग्यता के आधार पर जगह दी थी। लेकिन क्या करता बेचारा, सोच बड़ी थी, करना अच्छा चाहता था पर हो सब बुरा जाता था। ठीक है, तो कुछ भी मतलब सफल नहीं हो रहा था, सब कुछ असफल हो रहा था। फिर उसके बाद इसने, अब देखो और नाराज होंगे लोग, इसने क्या किया? दोआब कर में वृद्धि, दोआब कर में इसने क्या कर दी? वृद्धि। अब मैम ये कैसा कर है बताती हूं। और वृद्धि करके इसने दोआब कर को पता है कितना कर दिया? कहा कि उत्पादन का 50% देना होगा, जो प्रोडक्शन होगा उसका टोटल 50% मुझे देंगे किसान। मैम दोआब क्या होता है? दो मतलब
दो, और आब मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। जैसे मान लीजिए एक नदी ये है, एक नदी ये है, और ये जो आपका बीच वाला क्षेत्र है इसको कहेंगे दोआब क्षेत्र। कहा कि इस जगह पर जो कृषि होगी उसमें जितना प्रोडक्शन होगा उसका 50% हमें देना होगा, मुझे देना होगा। किसान बोले हम पागल हैं, खेती हम करेंगे और प्रॉफिट तुम खाओगे? नहीं, हम तुम्हें नहीं देंगे, हम तुम्हें बिल्कुल भी नहीं देंगे। और किसान इससे इतने नाराज हो गए कि हम किसानी ही छोड़ देंगे, हम चोरी कर लेंगे, डकैती डाल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, पर तुम्हें नहीं देंगे। तो दोआब कर में वृद्धि की, वो भी भैया की लो भाई, किसानों ने कहा किसानी ही छोड़ देंगे। ठीक है, तो बेचारे की किस्मत इतनी खराब थी। फिर उसके बाद में जब किसान नाराज हो गए तो उन्हें मनाने की कोशिश करने लगा कि मैं तुम्हारे भले के लिए भी काम कर रहा हूं। तो इसने क्या कर दिया, किसानों के लिए अमीर एक कोही, किसानों के लिए अमीर एक कोही स्थापित किया, अमीर एक कोही विभाग बनाया, अमीर एक कोही विभाग बनाया। कहा कि इस डिपार्टमेंट में मैंने ऐसे लोगों को बिठाया है कि ये लोग किसानों को ये बताएंगे कि वो अपनी फसल को किस तरीके से जो है बढ़ा सकते हैं, अपनी फसल में किन खाद्य पदार्थों का प्रयोग। सोचो आज के समय पे जो उद्देश्य सरकार के हैं ये उस समय पर मोहम्मद बिन तुगलक ने सोच लिए थे। इतना मतलब ये सोचता था। इसने कहा कि मैं किसानों के लिए एक ऐसा डिपार्टमेंट बना रहा हूं जो लोग किसानों को ये बताएंगे कि वो अपनी खेती में उत्पादन कैसे बढ़ा सकते हैं, किन खाद्य पदार्थों का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किसान तो नाराज हो चुके थे, किसानों ने कोई इंटरेस्ट ही नहीं लिया। और ये डिपार्टमेंट कहा जाता है कि केवल 3 वर्ष चला और 3 वर्ष बाद ये क्या हो गया, विफल हो गया। लोगों ने विश्वास ही नहीं किया, लोगों ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया कि ये तो भैया पागल है, हम इस पे विश्वास नहीं करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये कौन कर रहा है, मोहम्मद बिन तुगलक ही कर रहा है, सब कर रहा है। लेकिन अब क्या करें भाई, लोग तो नाराज हैं इससे। इसके आगे का मैं अब आपको पढ़ाऊंगी कल। ठीक है, आज इतना ही रखते हैं, बाकी की चीजें करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। एंड अभी मोहम्मद बिन तुगलक कंप्लीट नहीं हुआ है, कल कंप्लीट करेंगे, फिरोज शाह तुगलक पढ़ेंगे। तुगलक डायनेस्टी कंप्लीट करने के बाद फिर हम नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और आप हमेशा खुश रहें। और आपको नव वर्ष की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं।